नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखना, अपना चैप्टर जो होगा, चैप्टर नंबर अध्याय नंबर आपका है 3। आपका अध्याय है 3 नंबर अध्याय है और चैप्टर का नाम है मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप देखना, अध्याय शुरुआत करने से पहले, आप अध्याय का वीडियो सुनने से पहले आप अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में लेके जाइएगा, ताकि आपको वीडियो और चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। देखना, मानव में जनन की बात करें तो पहली बात तो यही आती है कि जनन की बात करें कि जनन कहते किसको है, किसकी बात करें, जनन किसे कहते हैं। देखो, अपन ने जैसे ही बायोलॉजी स्टार्ट की थी उसी दिन, अगर आपको याद हो तो अपन ने अध्याय नंबर 1 स्टार्ट किया था। वहां पे जनन के बारे में, जनन की विधियों के बारे में काफी चर्चा की थी। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि जनन किसको बोलते हैं। देखो, कोई भी जीव है, समझ रहे हो ना। मान लो आपके माता पिता ही है, फिर आपको पैदा किया, तो उन्होंने आपको पैदा, या हमारे जो मेरे जो माता पिता है उन्होंने मुझे पैदा किया, तो अपने को क्यों पैदा किया? समझ रहे हो ना मेरी बात? कि मनुष्य ने मनुष्य के बच्चे को क्यों पैदा किया? जैसे कोई बकरी है, उसने बच्चे को क्यों पैदा किया? ताकि उसके जाने के बाद भी उसकी जाति बनी रहे। अगर सभी मनुष्यों ने संतान पैदा करना बंद कर दिया तो आने वाले भविष्य में क्या मनुष्य नाम की संतान आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेगी? नहीं ना। समझ रहे हो? तो वो जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? और जैसे मनुष्य है तो उसको मनुष्य का ही बच्चा पैदा होता है। ऐसा है कि मनुष्य को कभी बकरी का बच्चा पैदा हुआ है, बकरी को कभी मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ है? होता है कभी ऐसा? नहीं ना। मतलब अपने समान ही क्या करते हो, संतान पैदा करते हैं। तो अपने को पूछे जन्म किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान जो संतान उत्पन्न करता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? थी आपसे पूछे जनन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? कि कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान पैदा करे, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। अगर अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो होता है उसमें जनन होता है वो लैंगिक विधि द्वारा होता है। मनुष्य में जनन कौन सी विधि द्वारा होगा? लैंगिक विधि द्वारा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर अपन आगे की बात करें तो मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है? मनुष्य हमेशा एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी का मतलब है कि नर और मादा जीव दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और नर और मादा जीव अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या बोलते हो भैया? लैंगिक द्विरूपता। तो मनुष्य में क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि नर जीव अलग है, मादा जीव अलग होता है। आगे की बात करें तो मनुष्य होता है वो सजीव प्रजक होता है, या फिर आप बोल सकते हो जरायुज प्राणी। मनुष्य कैसा प्राणी है? जरायुज प्राणी है। जरायुज का मतलब एक तो होते हैं अंडज और एक होते हैं जरायुज। अंडज का मतलब है कि वे जीव जो अपनी संतान अंडे, पहले अंडा पैदा करेंगे, जैसे मुर्गी को देखा हो, पहले अंडे देते हैं वो जीव, अंडे के बाद में बच्चा पैदा करते हैं, तो अंडज होते हैं, अंडपरजक होते हैं। और जरायुज का मतलब है कि सीधी ही संतान पैदा करें। समझ रहे हो? मनुष्य का बच्चा भी पैदा होता है। ऐसा कभी मनुष्य ने अंडा दिया है? हुआ कभी ऐसा? नहीं ना। तो इसका मतलब मनुष्य क्या है? जरायुज प्राणी होता है। समझ गए? यहाँ तक की प्रोसेस की मनुष्य लैंगिक विधि द्वारा, मनुष्य जो होता है उसमें लैंगिक विधि द्वारा जन्म होता है।
मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है कि एक चीज में एक ही लिंग प्रेजेंट की विधि द्वारा होता है, और मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट होता है अपना कि मनुष्य जरायुज प्राणी होता है। समझ गए मेरी बात? अब देखो आगे की बात करें कि मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कब शुरू होती है, कौन से वर्ष से शुरू होती है? तो एक पॉइंट होता है अपना यौवनारंभ, या फिर आप बोल सकते हैं इसे किशोरावस्था। यौवनारंभ या फिर किशोरावस्था बोल जाता है। देखो किशोरावस्था है क्या? जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के उसके 5 वर्ष तक की जो एज होती है वो होती है उसकी शेषावस्था। उसके बाद की एज को देखिए कि 5 साल के बाद से लेकर के 11-12 वर्ष तक की जो एज होती है वो उसकी होती है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था बोल सकते हैं, बचपनावस्था बोल सकते हैं। उसके बाद की अपन बात करें तो बाद की जो एज होती है वो कौन सी होती है? उसकी किशोरावस्था, यौवनारंभ। यौवनारंभ का मतलब है कि किशोरावस्था की शुरुआत। तो देखो ये अवस्था किसके बाद आती है? बचपन के बाद आती है। कब आती है? बचपन के बाद आती है। दूसरी बात अपन करें कि इस अवस्था में होता क्या है कि जो भी लड़के लड़कियां होती हैं, जो भी लाल और लालियां होती हैं, उनके जनन अंगों में विकास होता है। वो संतान पैदा करने के लिए धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। उनके लैंगिक अंगों में वृद्धि हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? पुरुष जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनमें शुक्राणु बनने शुरू हो जाएंगे। लड़कियां जो होती है उनमें अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है। तो वो एज कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। तो आप क्या बोल सकते हो कि बचपन के बाद की वो अवस्था, क्या बोल सकते हो कि यौवनारंभ या किशोरावस्था? किसे बोलोगे? कि बचपन के बाद की वो अवस्था जिसमें कोई भी मानव की बात करें तो नर या मादा संतान पैदा करने की प्रक्रिया पैदा करते हैं या फिर अपने जनन अंगों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो वो अवस्था क्या कहलाती है? अपनी किशोरावस्था कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहलाएगी? किशोरावस्था। या फिर अपन इस प्रकार ना बोले तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बचपन के बाद की वो अवस्था, कि बचपन के बाद की है। और इसमें क्या होता है? देखो शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन। अचानक तेजी से लड़के लड़कियों के शरीर के आकार में वृद्धि हो जाती है। लड़के जो उनके दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, उनकी आवाज फटी फटी यानी भारी होने लग जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? उनका जो अंश वाला भाग है, सीने वाला भाग, वो फूलना चौड़ा होना शुरू हो जाता है। लड़कियों में स्तन ग्रंथियां बढ़नी शुरू हो जाती है। उनके वक्ष वाला ये वाला जो भाग है, श्रोणी वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो जाता है? चौड़ा होना शुरू हो जाता है। समझ रहे? उनकी आवाज तीखी होनी, पतली होनी शुरू हो जाती है। चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। क्या है? शारीरिक। और क्या होता है इसमें? मानसिक परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन देखो कैसे होता है कि जो किशोरावस्था की जो लड़के लड़कियां होती हैं उनमें ये भाव पाया जाता है कि दुनिया का सबसे सुंदर मैं दिखना चाहिए, कि मेरे से सुंदर कोई नहीं दिखना चाहिए। जैसे आप स्कूल आते हो, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, आप स्कूल आते हो तो आप क्या करते हो कि घर से चलने, सुबह उठने नहाने धोने के बाद आप अपने जो घर में जो दर्पण लगा हुआ उस दर्पण के सामने काफी बार जाते हो। कभी बालों को इस प्रकार करते हो, कभी इस प्रकार करते हो, कभी चेहरे पे क्रीम्स वगैरह का यूज करते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? लड़कियां वगैरह कभी चोटी बनाती हैं, कभी कुछ बनाती हैं, कभी खुले बाल लेके चलती हैं कि मैं ऐसा दिखना चाहिए, मेरे कपड़े जो है वो ऐसे लगने चाहिए। समझ रहे हो ना कि मैं सबसे हटके दिखना चाहिए। लड़के भी ये सोचते हैं कि काश मैं स्कूल में जाऊं, सब बच्चों की नजर मेरे ऊपर गिरे कि वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। लड़कियां भी ये सोचती है कि मैं भी स्कूल में जाऊं तो सब बच्चों की नजर मेरे ऊपर हो। मतलब बात ये है कि उनमें सुंदरता की भावना पैदा हो जाती है कि दुनिया का सबसे सुंदर मैं ही लगना चाहिए। आप शादी पार्टी में जाते हो तो भी ऐसा करते हो, काफी सज धज के निकलते हैं। फिर इसके अलावा और क्या होता है? मानसिक परिवर्तन। जैसे लड़के हैं, उनका कोई फेवरेट हीरो है तो उसी की स्टाइल को अपनाते हैं, उसकी तरह बाल बनाते हैं, उसकी तरह कपड़े पहनते हैं। लड़कियां हैं, कोई फेवरेट हीरोइन है, उसकी तरह बनना चाहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात?
तो ये सब भाव उनमें पैदा हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में उनका जो मानसिक नेचर होता है वो भी चेंज हो जाता है। देखो किशोर अवस्था में आने के बाद कुछ लड़के लड़कियां तो क्या होती है कि मजाक या मूड की हो जाती है कि हर टाइम में हंसी मजाक में बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लड़के लड़कियां इतने आक्रामक हो जाते हैं कि छोटी सी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, रोना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मतलब उनके अंदर क्या हो गया, उनके नेचर में परिवर्तन होने लगा। किसकी वजह से? किशोरावस्था की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात? अपन क्या बोल रहे हैं कि बचपन के बाद की वो अवस्था जिनमें उनके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, वो अवस्था क्या कहलाती है? यौनारंभ या किशोरावस्था कहलाती है। समझ गए मेरी बात? तो ये तो हो गई, देखो डेफिनेशन हो गई कि यौनारंभ या किशोरावस्था किसको बोलते हैं कि बचपन के बाद की वो अवस्था जिसमें लड़के और लड़कियों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, वो क्या कहलाएगी? किशोरावस्था कहलाएगी। समझ गए मेरी बात? अब देखो आगे की बात करें कि जो लड़कियां होती हैं उनमें किशोरावस्था मानी जाती है 12 से 14 वर्ष की एज। 12 से 14 वर्ष की एज से शुरुआत हो जाती है। लगभग समय होता है, कुछ बुकों में आपको 11-12 वर्ष भी मिल जाएगा, 12-13 भी मिल जाएगा, लेकिन अपन लगभग मान लेते हैं कि लड़कियों में क्या माना जाता है कि 12 से 14 वर्ष की जो एज है वो किशोर अवस्था की शुरुआत होती है। और जो लड़के जो होते हैं उसमें 14 से 16 वर्ष की एज होती है, उनकी वहां पे शुरुआत होती है। और इनकी जो एज है वो 18 से 19 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, तो किशोर अवस्था पूर्ण हो जाती है। समझ रहे हो? तो किशोर अवस्था की शुरुआत लड़कियों में 12 से 14 और लड़कों में होती है 14 से 16 वर्ष मानी गई है, जबकि इसकी समाप्ति मानी गई 18 से 19 वर्ष मानी गई। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो कि इस एज के अंदर क्या होता है कि लड़के और लड़कियों में कुछ परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो समान होते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लड़कियों में अलग होंगे और लड़कों में क्या होंगे? अलग होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो कौन कौन से तो परिवर्तन असमान है, कौन कौन से परिवर्तन तो असमान होते हैं और कौन से समान होते हैं। देखो इनके बारे में अपन चर्चा करें। देखो असमान की बात करें तो एक तो है नर और एक होता है मादा। देखो इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में देखो अगर लड़कों की बात करें तो इनकी आवाज क्या हो जाती है? आवाज भारी होना। क्या होना? इनकी आवाज का भारी होना। जैसे ही लड़के हैं किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उनकी आवाज कुछ फटी फटी सी लगने लगती है। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि इसकी आवाज को देखो क्या हो गया, कैसे बोल रहा है। लेकिन लड़कियां जो होती है उनकी आवाज पतली हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो दोनों में चेंजमेंट है। लड़कों की आवाज भारी होना, लड़कियों की आवाज पतली हो जाना, मधुर हो जाना। दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि जो लड़के होते हैं उनमें शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। किसका निर्माण शुरू हो जाता है? शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। और जो लड़कियां जो होती हैं उनमें अंडे बनना शुरू हो जाता है, अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है। अब और भी बात करें तो लड़के जो होती हैं, लड़के हैं लड़कियां, देखो ये तो इनमें समानता है। लड़के जो होते हैं उनके चेहरों पे दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाते हैं। कभी आपने देखा? अपवाद की बात तो देखो अलग है कि कोई ये बोल दे कि सर हमारे गांव में एक महिला है उसके दाढ़ी मूंछ आ रही है, आप बोल रहे हो कि नहीं आ सकती, वो गलत है। वो मतलब वो अपवाद स्वरूप हार्मोन्स की वजह से हो सकता है कि कुछ महिलाओं में हार्मोन्स के प्रभाव से ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी महिला को आपको दाढ़ी मूंछ नजर आए। बाकी महिलाओं में दाढ़ी मूंछ नहीं पाई जाती। दाढ़ी मूंछ किनमें पाई जाती है? पुरुषों में। तो आप बोल सकते हो कि लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ का आ जाना, जबकि लड़कियों के चेहरों पर बालों का समाप्त होना, कि उनके फेस पे जो बाल होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं? किशोरावस्था में आते ही नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, साफ होने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आगे की और भी अगर अलग बात करें तो लड़के जो होते हैं जो उनका अंश भाग, ये कंधे वाला भाग, ये सीना चौड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लड़कियां होती है उनमें क्या होता है? लड़कियों में जो स्तन जो ग्रंथियां होती हैं उन स्तन ग्रंथियों का आकार धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। और क्या होता है कि लड़कियां जो होती है उनका ये जो बैक पीठ वाला हिस्सा होता है ये धीरे धीरे भारी होना शुरू हो जाता है। किसके दौरान?
किशोरावस्था के दौरान। समझ रहे हो मेरी बात कि लड़कों के अंश वाले भाग का चौड़ा होना, लड़कियों के जो बैकपीठ वाला हिस्सा होता है वो भारी होना शुरू हो जाता है। ये क्या है? अंतर होता है। एक अंतर क्या और होता है, क्या होता है कि लड़के जो होते हैं, नर जो होता है उसका मादा के प्रति मनोवैज्ञानिक क्या होने लग जाता है? आकर्षण होने लग जाता है कि नर का मादा की ओर क्या होता है? मनोवैज्ञानिक आकर्षण, मतलब माइंडली रूप से वो उनकी ओर क्या होने आकर्षित होने लग जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं? मादाएं जो होती हैं वो नर की ओर मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित होती है। किसकी वजह से? किशोरावस्था के दौरान हार्मोन्स के प्रभाव से कुछ ऐसा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, ये तो इनमें अंतर आपको देखने को मिलेगा, आपको कुछ समानताएं भी नजर आती हैं। इन समानताओं की बात करें कि लड़के और लड़कियां जो होती है उनमें समानता आपको क्या क्या नजर आती है? देखो, किशोरावस्था के बच्चों को आपने देखा हो तो उनके चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। देखा कभी आपने? आप खुद ही किशोरावस्था में आप किसको देखोगे? खुद को देख लेना आईने में। मतलब अपन क्या बोले कि लड़के जो लड़कियां होती है उनके चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, उनका जो चेहरा होता है वो चिपचिपा होना शुरू हो जाता है। तो बार बार आप वॉश करने के लिए जाते हो, बार बार आप फेस को साफ करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों में ही होता है ऐसा। तो ये क्या है? दोनों में समानता। और क्या होता है कि लड़के जो लड़कियां होती हैं उनके जो गुप्त अंग होते हैं, गुप्त अंगों की बात आप समझ गए होंगे कि जनन जो अंग होते हैं उन अंगों पे रोम उगने शुरू हो जाते हैं, बाल उगने शुरू हो जाते हैं। उनके बगल वाले हिस्सों में यहाँ पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं। तो बगल वाले हिस्सों में उनके गुप्त अंगों पर क्या शुरू हो जाते हैं? रोम उगने शुरू हो जाते हैं। तो लड़के लड़के दोनों में ही होता है ऐसा। तो वो भी क्या है? दोनों में समानता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो भी दोनों में क्या होती है? समानता। तीसरी बात करें तो लड़के और लड़कियां दोनों के जनन अंगों में क्या होनी शुरू हो जाती है? बढ़ती हो जाती है। जैसे पुरुष जो होते हैं उनके शीशन का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, महिलाएं होते हैं उनके योनि का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब है तो दोनों जनन अंगी, एक नर का जनन अंग है, एक मादा का जनन अंग है। तो वृद्धि दोनों में हो रही है। तब ये बोल सकते हैं कि नर और मादा के जनन अंगों में क्या होनी शुरू हो जाती है? वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। समझिए मेरी बात? तो ये दोनों में क्या होती है? समानताएं होती है। तो ये अपनी किशोरावस्था कंप्लीट हुई। अपने इतना ही डिटेल से पढ़ेंगे तो देखो ध्यान से कि अपने यौनारंभ या किशोरावस्था के बारे में पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने कि बचपन के बाद की वो अवस्था जिसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाती है? किशोरावस्था। इस अवस्था के दौरान जो नर और मादा जो लड़के लड़कियां होती है वो संतान पैदा करने के लिए मैच्योर होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? संतान पैदा करने के लिए मैच्योर होने लग जाते हैं, परिपक्व होने लग जाते हैं। इस अवस्था के दौरान ये जो अवस्था होती है वो लड़कियों में 12 से 14 एज से शुरू होती है और लड़कों में कुछ लेट होती है, लड़कों में 14 से 16 में शुरू होती है। लेकिन इनकी समाप्ति है वो 18 से 19 वर्ष मानी गई। इस अवस्था में क्या होता है कि लड़के और जो लड़कियां होती हैं उनमें कुछ समानता कुछ अंतर देखने को मिलता है। अगर अंतर की बात करें तो जो लड़के होते हैं उनकी आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज पतली तीखी होनी शुरू हो जाती है, मधुर होनी शुरू हो जाती है। और भी बात करें तो जो पुरुष जो होते हैं, लड़के जो होते हैं उनमें शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं और लड़कियों में अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है। कब? किशोरावस्था के दौरान। और क्या होगा? जो लड़के जो होते हैं उनमें हार्मोन्स के प्रभाव से चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, जबकि लड़कियों का जो फेस है वो साफ रहना शुरू होता है, इसमें दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। और भी अगर अपन आगे की बात करें तो जो लड़कियां होती हैं उनमें स्तन ग्रंथियां, दूध स्त्राव करने वाली ग्रंथियों के आकार में वृद्धि हो जाती है, उनका बैकपीठ वाला हिस्सा भारी होना शुरू हो जाता है, लड़कों के सीने का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। इनमें समानता देखें तो लड़के और लड़के दोनों में चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, चेहरा चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा। दोनों में ही क्या होता है कि गुप्त अंग जो होते हैं, बगल वाले जो भाग होते हैं उनमें बाल आने शुरू हो जाते हैं। समझे? वो लड़कियां होती है वो लड़कों की ओर आकर्षण अनुभव करती है और लड़के लड़कियों की ओर आकर्षण अनुभव करते हैं। किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से।
तो देखो लड़कों में जो हार्मोन होता है इन सब के लिए जिम्मेदार एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों की बात करें तो उसमें होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। ये लड़कियों में होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है मानव में। इनको बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। इन सभी लक्षणों को क्या बोलते हो? द्वितीय लैंगिक लक्षण। समझ रहे हो मेरी बात? अब बात ये आती है कि मनुष्य जो होता है ना, मानव नर जो होता है, लड़के जो होते हैं, नर जो होते हैं, उनमें जो शुक्राणु होते हैं वो जीवन पर्यंत बनते हैं। लेकिन महिलाएं जो होती हैं उनमें अंडे का निर्माण लगभग 45 से 50 वर्ष की एज के बाद में रुक जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लड़कों में शुक्राणु का निर्माण जीवन पर्यंत रहता है, लेकिन महिलाओं में होता है वो 45 से 50 वर्ष की एज तक होता है, उसके बाद रुक जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये तो हुआ आपका यौनारंभ। इनमें कुछ समानताएं और कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं मानव का नरजनन तंत्र की। मनुष्य का जो नरजनन अंग होता है वो किस प्रकार बनता है, कौन से अंग में कौन सा पार्ट होता है, उसका कार्य क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंग आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं, तो आप भी उस डायग्राम को साथ साथ अपने नोटबुक में बनाते जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो बायो के जितने भी डायग्राम होते हैं वो मैं आपको एग्जाम होने से पहले बार बार बोर्ड पे अभ्यास कराऊंगा और बार बार आप नकल करके बनाओगे तो आप बिल्कुल अच्छे से बनाओगे। देखो किस प्रकार बनाना। सबसे पहले आपको इस प्रकार एक अंडा बनाना। क्या बनाओगे? एक अंडा बना दो। इसको टोपी पहना दो ऊपर से। क्या पहना दो? टोपी। इतना करने के बाद आप क्या करोगे? इस वाले भाग से एक इस प्रकार एक नलिका निकालो और इस नलिका को इस प्रकार घुमा दो। समझ रहे हो मेरी बात? इतना करने के बाद एक छोटी सी थैली आप यहाँ बनाओगे और एक थोड़ा सा बड़ा थैली आप यहाँ बनाओगे। इसको आप यहाँ से जोड़ दो और इसको इधर वाली साइड से जोड़ दो। इस नलिका को आगे खींच लो और इस प्रकार खींचते जाओ इस प्रकार बाहर निकाल दो। इस प्रकार इस नलिका को क्या कर दो आप बाहर निकाल दो। समझ गए मेरी बात? फिर देखो आगे इस प्रकार से बनाओगे। इतना बना दिया। अब देखो आगे क्या करो। इस प्रकार से और ये इधर से ये बन गया मनुष्य का नरजनन अंग। अब यहाँ पर बना दो एक संरचना थोड़े बड़े आकार की और एक छोटी सी संरचना यहाँ बना दो। ये आपका जनन तंत्र क्या हो गया? डायग्राम बनकर तैयार हो गया। देखो ये जो आपने अंडाकार संरचना बनाई थी इनको बोलते हैं वृषण, इसको बोलते हैं अधिवर्षण
इस थैले को बोलते हैं वर्षण कोश। ये जो आगे आपको टोपीसी संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं शीशन मुंड। और ये पीछे वाला पार्ट इसको बोलते हैं शीशन। ये जो अंदर नलिका दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ये आपको नली दिखाई दे रही है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी। और ये थैला इसको बोलते हैं शुक्राशय। और ये थैला इसको बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। और इस प्रकार यहाँ से नलिका आती है जो इसके अंदर प्रवेश करती है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये इसके नीचे होती है, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि। समझ रहे हो मेरी बात? तो मानव का नर जनन तंत्र बन के तैयार हुआ, इसको बोलते हैं, यहाँ जो नली है इसको बोलते हैं स्खलनीय वायु। क्या बोलते हो? स्खलनीय वायु। स्खलनीय वाहिनी। तो देखो, एक बार तो इस डायग्राम को आप देख करके बना लीजिएगा और एक बार आप बिना देखे बना लीजिएगा। बिल्कुल इजी डायग्राम होता है। मानव का नर जनन अंग है, मादा जनन अंग है, दोनों से क्वेश्चन कभी को बहुत बार रिपीट होते हैं। एक बार नर जनन अंग पूछा जाता है, नेक्स्ट ईयर में मादा जनन अंग के बारे में पूछ लिया जाता है। देखो, ये नर जनन अंग का डायग्राम है, बिल्कुल इजीली मैंने आपको बना के बताया है। तो अगर आप बुक की नकल करके बनाओगे तो शायद थोड़ा सा बनना क्या हो सकता है, इसमें मुश्किल हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप बुक की नकल करके बनाना चाहते हो बना तो लोगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने आपको ये इजीली बनवाना बता दिया है। एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखोगे, दोबारा से नकल करके बनाओगे। एक बार नकल करो, एक बार बिना नकल के बना लो, आराम से बन जाएगी। अब ये देखो, प्रत्येक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। जितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं हर एक पार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये क्या मानव का नर जनन अंग। क्या है ये? मानव नर जनन तंत्र। क्या ये मानव का मानव नर जनन तंत्र है? अब देखो, मानव नर जनन तंत्र कौन सा होता है? ये जो वाला जो पार्ट होता है इसमें शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। इस वाले अंडाकार भाग में शुक्राणु बनते हैं और वो शुक्राणु इस नलिका द्वारा यहाँ से कुछ स्त्राव निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले और इस मार्ग से, ये वाला जो मार्ग होता है, ये वाला मार्ग क्या करता है? मादा के योनि मार्ग में उन शुक्राणुओं को पहुंच जाता है और फिर वहां से वो शुक्राणु कहाँ जाते हैं? गर्भाशय में जाते हैं। गर्भाशय अंडवाहिनी में जाएंगे, वहां अंडे के साथ मिलेंगे, निषेचन की क्रिया पूरी होगी, मुन्ने का निर्माण होगा। तो इस सब प्रोसेस कौन सा अंग संपन्न कराएगा? नर जनन अंग। जब यहाँ शुक्राणु नहीं बनेंगे तो फिर माता के गर्भाशय में कैसे जाएंगे? वहां नहीं जाएंगे तो मुन्ने का निर्माण नहीं होगा। तो आपसे पूछे कि मानव नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कि वह तंत्र जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा उन शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने वाला तंत्र ही क्या कहलाता है? मानव का नर जनन तंत्र कहलाता है। क्या बोलोगे? कि वह तंत्र जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो तो उन शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में पहुंचाया जाए तो वो तंत्र क्या कहलाएगा? नर जनन तंत्र कहलाएगा। अब देखो कि मानव का जो नर जनन तंत्र होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में डिवाइड होता है। अब दो भागों की बात करें तो इनके जो जनन अंग है वो दो भागों में होंगे। एक तो होता है प्राथमिक जनन अंग, एक होते हैं प्राथमिक जनन अंग और एक होते हैं सहायक जनन अंग।
एक तो होता है प्राथमिक जनन अंग और एक सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं कि वो जनन अंग, जनन तंत्र के वो अंग जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। अब शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है? केवल और केवल वृषण में होता है। तो वृषण जो होते हैं वो क्या होते हैं? मानव के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव के प्राथमिक जनन अंग का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? वृषण होते हैं। क्या होते हैं भैया? वृषण होते हैं। एक होता है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग की बात करें तो वो जनन अंग जो वृषण में उत्पन्न शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करे, तो वो क्या होंगे? सहायक जनन अंग हो गया। कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर ये नली नहीं होती तो शुक्राणु यहाँ तक नहीं आते, शुक्राणु यहाँ नहीं आते, तो फिर मादा के गर्भाशय में कैसे जाते? तो सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शुक्रवाहिनी, सहायक जनन अंगी है। एक होती है शुक्राशय, सहायक जनन अंगी होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी सहायक जनन अंग होता है। काउपर्स ग्रंथि भी सहायक जनन अंग होता है। सीसन जो होता है वो भी क्या होता है? सहायक जनन अंग होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बाकी के जो पार्ट है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर्स ग्रंथि है, सीसन मुंड है, ये सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं? सहायक जनन अंग होते हैं कि ये मानव की शुक्राणुओं को वृषण से मादा के गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सहायक जनन अंग। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोलते हो? सहायक जनन अंग। तो मानव का जो जनन तंत्र का आपने डायग्राम देख लिया, यौनारंभ के बारे में देख लिया, इनको दो पार्टों में डिवाइड किया, इनका नाम पढ़ लिया, इनके नामांकन कर लिया, और अब आपसे विदाई लेने का समय हो गया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें प्रत्येक तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से। तब तक के लिए आप एक बार इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।